नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः एक बार अलबेला सर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी सेवा के लिए हाजिर है। सभी को नमस्कार। एक बात यह है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर अपने साथियों के बीच में शेयर करें। पहले ये काम कर लीजिए आप 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो कल की चर्चा थी उसको मैं आगे अधिक सार्थकता की ओर ले जाने के लिए बात करने के लिए आया हूँ। कल वाले बिंदुओं पर भी मैं फिर से आ रहा हूँ अधिक सार्थकता के साथ में बातचीत करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक समझ में आई जाए। क्योंकि बार बार प्रश्न इससे आ रहा है और प्रश्न यदि गलत हो गया तो फिर वही बात होती है, वही पोलियो वाला चक्र होता है, टूट जाता है। एक बच्चा छूटा, जीवन का चक्कर टूटा। एक पर्सन आपको कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, नौकरी से दूर कर सकता है, अपने सपनों से दूर कर सकता है। आपके जो सपने जो सजो करके रखे हैं आपने, आपके अपनों के लिए जो सपने सजो कर रखे हैं उनसे आपको दूर कर सकता है। दोस्तों, अच्छा मौसम है, स्कूलों में अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। सभी अध्यापक सार्थक रूप से विद्यालय कार्यों में लगे हुए हैं और इसी बीच में से कुछ टाइम आपके लिए मिलता है, उसमें हम आपके लिए करने की कोशिश करते हैं और अधिक महत्वपूर्ण करने की कोशिश करेंगे आने वाले भविष्य में। दोस्तों, कल जो सार्थक चर्चा की थी, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास की 2 दिशाएं होती है। कल मैंने कहा था एक दिशा सिर से पैर की दिशा होती है जिसे सिफेलोकोडल, और दूसरी दिशा शरीर के मध्य से बाहर की ओर समीपस्थ दूरस्थ या प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, सिर से पैर की दिशा वह क्रम है जिसमें तेज विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सबसे तेज विकास होता है सिर से पैर की दिशा में। ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना इस कथन को। शारीरिक भार, ऊंचाई, नाक नक्शे में परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। और उदाहरण के तौर पर गर्दन से कंधे की तरफ, धड़ की तरफ और अंततः टांगों की तरफ। जैसे देखना, ऊपर गर्दन होती है ना, ऊपर माथा होता है, ऊपर दिमाग होता है, आंख नाक कान, फिर ये धड़ इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ता है, मस्तक से पैरों की ओर बढ़ता है, जिसे मस्तकाधोमुखी भी कहा था हमने कल। अधो या पादोन्मुखी कह सकते हैं, क्योंकि पादों की ओर था। पादोन्मुखी या मस्तकाधोमुखी, मस्तिष्क से चल रहा था और किस की ओर जा रहा था, पैरों की ओर। तो मस्तक से चलते हैं तो फिर क्या आती है, गर्दन आती है, फिर क्या होता है, धड़ आती है, फिर क्या आती है, टांगे आती है। इस तरीके से चलता है। अब ध्यान देना, यह सिद्धांत प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत जन्म के बाद विकास। अब ध्यान देना, ये विकास प्रसव पूर्व मतलब भ्रूणावस्था या एम्ब्रो अवस्था में भी लागू होता है, और प्रसव के बाद में भी ये सिद्धांत या यह दिशाएं लागू होती है। कुछ लोग मान लेते हैं कि भाई जन्म के बाद में ये दिशाएं लागू होती है, नहीं, भ्रूण में भी ऐसा ही होता है। भ्रूण में सबसे पहले माथे का विकास होता है, फिर टांगें विकसित होती है। आगे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखा गया है कि भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद में धड़ और उसके बाद में टांगें विकसित होती है। वही बात हो गया जो क्रम ऊपर से नीचे की ओर का क्रम है, जिसे मस्तकाधोमुखी क्रम कहते हैं। प्रस्तुत गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात, ध्यान देना, गर्भावस्था कितने दिन की होती है, पहले तो नोट कर लो। गर्भावस्था कितने दिन की होती है, कितने दिन की होती है? 9 महीने कितने दिनों के हो गए? 270 या 280 दिन के लमसम गर्भावस्था होती है मानव जीवन में समय। तो ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण के सिर की लंबाई पूरी लंबाई के आधे हिस्से के बराबर होती है। ये बात इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात या बीजारोपण, जिसे गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात, गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात, अब इम्पोर्टेंट रूप से देना, जैसे भी जन्म हो गया, गर्भावस्था हो गई पूरी, और उसके 8 सप्ताह पश्चात मतलब 8 से 42 दिन के शिशु, लगभग मतलब हम मान सकते हैं कि 1.5 माह के शिशु के भ्रूण के सिर की लंबाई, ये भ्रूण की बात कर रहा है, कितने दिन में? 42 दिन में।
सिर की लंबाई क्या होती है, शेष सिरे के आधे दिन की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेष कथन को ध्यान रखना है, जैसा का जैसा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक किताब है जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ। वस्तुतः गर्भावस्था के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण के सिर की लंबाई पूरी लंबाई के आधे हिस्से के बराबर होती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का विकास सबसे तीव्र अवस्था में होता है। पूरी गर्भावस्था में जैसे 270-80 दिन होता है जो शिशु का विकास होता है माँ के पेट में, उसमें शिशु के सिर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इससे अभिप्राय ये कि शरीर के शेष हिस्सों का विकास साथ साथ नहीं होता है। कहना का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत, इसका अभिप्राय यह नहीं कि सिर के शेष हिस्सों का क्या होता है, विकास साथ साथ नहीं होता है। हाँ, ऊपरी हिस्सों के अंदर गति, विकास की गति तेज रहेगी और निचले हिस्सों में क्या रहेगी, विकास की गति कम रहेगी, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है। इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि विशेष हिस्सों में विकास साथ साथ नहीं होता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा है कि संरचना और प्रकारों में वृद्धि और विकास सर्वप्रथम सिर वाले हिस्सों में होता है और उसके बाद में धड़ और अंततः टांगों वालों में हिस्सों में विकास होता है। ये सिद्धांत प्रसव पूर्व और प्रसवोपरांत, मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों पर लागू होती है। अब ध्यान देना, सिर के आकार में, सिर की मांसपेशियों में सबसे पहले विकास या वृद्धि होगी और सिर टांगों से पहले काम करना शुरू करेगा, अर्थात सबसे पहले माथा हिलाएगा। संरचनात्मक का मतलब आकार भी पहले लेगा और प्रकार या मतलब प्रोसेसिंग करना भी पहले शुरू करेगा। प्रकारों में मतलब ये जो वृद्धि और विकास दोनों होती है दिशा, मतलब पहले काम करना, पहले इसकी बनावट भी पहले शुरू होगी और बाद में काम करना भी क्या करेंगे, पहले शुरू करेंगे। मतलब प्रोसेसिंग और स्ट्रक्चरल दोनों के अंदर क्या होती है, पहले वृद्धि किसकी होती है, पहले वृद्धि और विकास किसका होता है, सिर का, फिर क्या होता है, टांगों का। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को आप दूध देते हो तो सबसे ज़्यादा पहले क्या हिलाता है, टांगे नहीं हिलाता है, पहले सिर हिलाता है। मम्मी कौन पे हो, पहले क्या होती है, मांसपेशियाँ पहले मजबूत सिर वाले भाग की होती है, फिर टांगों वाले भागों की होती है। तो इसलिए इसमें प्रकार्य करने या प्रोसेसिंग करने या संचालन करने, अंगों के संचालन करने की वृद्धि भी किस में होगी, सबसे पहले संचालन करने की गति भी किस में होगी, सबसे पहले ऊपरी भागों में होगी, फिर क्या होगी, बाद वाले भागों में, नीचे वाले भागों में होगी। अब ध्यान देना, चलते हैं हम। विकास की दिशा के संदर्भ में ये बताना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है तो इसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक में विकास हो रहा है शरीर में और दूसरे हिस्से में नहीं हो रहा है, लेकिन विकास की दर अपेक्षाकृत क्या होती है, धीमी होती है। ध्यान देना, प्रसव पूर्व काल में चूंकि सिर का हिस्सा तीव्रतम गति से विकसित होता है तो स्वाभाविक है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा ये ज़्यादा विकसित होगा और जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ध्यान देना, जैसे जैसे उम्र जाएगी विकास का केंद्र क्या होता जाएगा, नीचे होता चले जाएगा, क्योंकि विकास क्या होगा, निचले भागों की ओर, निचले भाग विकास क्या करेंगे, तेजी से विकास करेंगे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। तो ध्यान देना, विकास हमेशा जन्म के साथ साथ निचले हिस्सों की ओर क्या होता है, विकास का बिंदु, केंद्र बिंदु क्या होता है, निचले हिस्सों की ओर चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना। और क्या करता है, धड़ से दूर होता हुआ चला जाता है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, जन्म के बाद धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है और इसके पश्चात बाहों और टांगों की वृद्धि दर तीव्र हो जाती है। परिपक्वता के समय सिर के विभिन्न भागों आकार में वृद्धि, ध्यान दे तो बात इस जन्म से परिपक्व होते तक सिर का आकार केवल दुगुना होता है। जन्म से परिपक्वता मतलब हम देते हैं 15 या 16 साल, स्त्रियों के लिए 14 या 15 साल और बालकों के लिए 15 या 16, 13 या 14 साल स्त्रियों के लिए और 15 या 16 साल। परिपक्वता तक होने तक सिर का आकार केवल दुगुना होता है, जबकि शरीर के निचले हिस्सों को वयस्क शरीर का आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई से 3 गुना, बाहें और हाथ की लंबाई से 4 गुना। ये बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है, जो भी है आप स्क्रीनशॉट लो इसका, एक बार इस चीज़ को आराम से समझाएंगे। गत्यात्मक विकास भी सिर से पैर की ओर दिशा में होता है। सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती है और आंखें, चेहरों की गतिविधियां नियंत्रित होती है और तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां क्या होती है, नियंत्रित होती है।
बाद में धड़ और बाजू और अंत में टांगों की मांसपेशियां क्या होती है, नियंत्रित होती है। मैंने कहा था कि संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक रूप से क्या करते हैं, मांसपेशियां मजबूत होगी तो कार्य करना। अब देखिए, जिस अंग की पहले मांसपेशियां मजबूत होगी वो क्या करना शुरू करेगा, पहले प्रोसेसिंग करना शुरू करेगा, अर्थात पहले प्रकार्य करना शुरू करेगा। तो इसलिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक रूप से दिशा दोनों की क्या होती है, दोनों संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक रूप से शरीर में विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैरों की ओर और धड़ से बाहों की ओर या धड़ से अंगुलियों की ओर होती है। दोस्तों ध्यान रखना। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखो कि सिर पर धड़ पर नियंत्रण होने के पहले चीजों को देखना शुरू करता है। बैठ पाने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व सिर को टिकाना सीखता है और चलना सीख पाने से पहले वह हाथों का उपयोग करना शुरू कर देता है। दोस्तों आपने देखा होगा, चलना सीखने से पहले ही क्या हो जाता है, हाथ, क्योंकि हाथ ऊपरी सिरे में होते हैं, और फिर क्या होता है, टांग, क्योंकि विकास का केंद्र बिंदु जन्म के साथ साथ में नीचे की ओर चला जाता है, इसलिए हाथ पहले काम करना शुरू करेंगे, फिर क्या करना शुरू करेंगे। शरीर और गत्यात्मक विकास की दूसरी दिशा है शरीर के अक्ष से बाहर की ओर, जिसे हमने क्या कहा था, सिफेलोकोडल। अंदर से बाहर की ओर होती है। दो केंद्रिक अक्ष दिखाई गई है, मैंने कहा था धड़ से होकर के गुजरती है। केंद्र अक्ष रीढ़ की हड्डी के समांतर होती है, पहले विकसित होती है। जो अक्ष से दूर होती है वो बाद में विकसित होती है। जन्म से पूर्व सिर, धड़, हृदय, उदर जो मध्य में स्थित है वो क्या होंगे, पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें, टांगें जो भी अक्ष से दूर होती है वो बाद में विकसित होती है। बाहें और टांगें क्या होती है, बाद में विकसित होती है। अंगुलियां और पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं वह अंत में विकसित होते हैं। गत्यात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया जा सकता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो भी वैसे ही होगा, उनका संचालन करना भी वैसे उन्हीं दिशाओं में शुरू करेगा। यदि आप शिशु को किसी वस्तु को हाथ बढ़ाते हुए देखेंगे तो आपने देखा होगा 3 महीने की बालिका पास में पड़ी वस्तु को लेने के लिए पूरी बाहों का प्रयोग करेगी। अब देखो, कोई चीज़ ने कहीं करे पूरी, कई बार गुड़िया ने देखी बोली पूरी बाहों का मान भर लेवे, और जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो वह पहुंचने के लिए केवल कोहनियों का प्रयोग करती है, और उसके बाद में वो क्या करती है, केवल अंगुलियों से भी क्या कर जाती है, अंगुलियों से भी क्या कर लेती है, उस वस्तु को उठाना या पकड़ना सीख लेती है। जब आप देखना, एक होती है बच्चों के अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रतिवर्त पाया जाता है, जैसे हम कोई भी चीज़ हथेली में देते हैं तो उसको अपनी हथेली को क्या कर देते हैं, चारों ओर, उसके चारों ओर लपेट रहते हैं, उसको हम रूटिंग क्या बोलते हैं, रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं। दोस्तों उस प्रतिवर्तों की बात होगी, सहज क्रिया अवस्था आएगी जब शेषावस्था पढ़ेंगे, तब कोई भी हम बच्चे को जब हाथ में देते हैं ना चीज़, तो वो पूरी हथेली को क्या कर लेता है उसके, तो ध्यान देना, पहले क्या करता है वो पूरी हथेली से वस्तु को पकड़ता है, और फिर क्या करता है, बाद में अंगुलियों से क्या करता है, उस वस्तु को पकड़ने लग जाता है। वो धीरे धीरे प्रतिवर्त क्या हो जाता है, आयु के साथ में ख़त्म हो जाता है। तो ये इस कारण से होता है कि पहले क्या करना जाता है, पहले जो धड़ के नज़दीक वाले भाग है उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है, और फिर क्या करता है, बाद वाले जो धड़ से दूर है, जो अंगुलियों के अंतिम छोर है, वो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है, इसलिए वो बाद में उन वस्तुओं को अंगुलियों से पकड़ना या छूना सीखता है। दोस्तों आपने अब बहुत से उदाहरण ऐसे प्रकृति में देखे होंगे, जब भी आप बच्चों को खिलौना देते हो तो वो पूरे लिपट जाते हैं उस खिलौने के, और अंत में क्या करते हैं, उस खिलौनों को एक अंगुली, दो अंगुली और अंगूठे के माध्यम से भी उठाने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि बालक पहले शरीर की बड़ी मांसपेशियों में तालमेल होता है और जो अक्ष के समीप होती है, और फिर छोटी मांसपेशियों में तालमेल करती है जो क्या होती है, अक्ष से दूर होती है या पंजे की ओर होती है या अंगुल। दोनों सिद्धांत सिर से पैर और अक्ष के बाहर की ओर दर्शाता है। चित्र क्रमांक 2 देखना, ये ऊपर से नीचे की ओर है, ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है, और ये क्या है। तो इस तरीके से आप इस किताब का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कथन का पहले लो। संरचनात्मक प्रक्रिया तो पहले सिर वाले भागों में होती है और बाद में धड़ अंततः, मतलब पहले आकार और बनावट भी पहले सिर वाले भागों में होगी या धड़ के पास वाले भागों में होगी, और फिर कार्य करना भी क्या करेंगे, वही अंग पहले शुरू करेंगे। तो अभी एक उदाहरण आया था बहुत इम्पोर्टेंट, कि पहले क्या करती है, संपूर्ण हथेली का प्रयोग करती है, फिर क्या करती है, बच्ची केवल अंगुलियों से वस्तु को पकड़ती है। तो ये इसी दिशात्मक कार्यों में से था, और इनके 2 नाम जो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, अंग्रेजी में नाम याद रखना, सिफेलोकोडल सिर से पैर,
और धड़ से दूर किसको बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल या मध्य से दूर, धड़ से दूर की ओर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस कथन सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टैंडर्ड की किताबें ले लीजिए आराम से। रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक रूप से दोनों के अंदर ये एक दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि बनावट पहले तैयार हो गई और कार्य करना बाद में शुरू करेंगे, नहीं, जिसकी बनावट पहले तैयार हुई है वो कार्य करना वाले पहले ही शुरू करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी भवन बना करके नेता छोड़ देते हैं, फिर इनका पहले शिलान्यास कर देते हैं, फिर उनका लोकार्पण क्या होता है बाद में देरी से होता है कि टाइम लागू सा। नहीं, मनुष्य में ऐसा होता है कि जो पहले बनता है, जिसका पहले शिलान्यास होता है, उसका लोकार्पण भी क्या होता है? पहले होता है। वो काम करना भी पहले शुरू करता है। जो अंग पहले बनता है या पहले मजबूत होता है, जो मांसपेशियां पहले मजबूत होती है, मतलब धड़ के नज़दीक वाली मांसपेशियां या ऊपरी भागों वाली मांसपेशियां क्या होगी? पहले मजबूत होगी। इसलिए पहले सिर हिलाए डुलाएगा, फिर टांगे हिलाए डुलाएगा। देखना कभी कभी आपने पहले हाथों का सहारा लेता है किसी चीज़ को, फिर क्या कर लेता है? टांगे भी चलना सीख लेता है बालक। वही बात बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक ये ध्यान रखना भाई, जो भ्रूणावस्थाओं के अंदर बात की थी ना कि लगभग दुगुनी हो जाती है, इस कथन को हैजे से कैदे से ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और विशेष रूप से रीट के अंदर ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनको लगता है मेरे को कि उनको टाइम नहीं होगा, कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पास में टाइम कम है या कुछ आप तालमेल बैठाना जा रहे हो, आप इर्द गिर्द घूम रहे हो कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, आप क्या हो ऊहा पोहे की स्थिति में हो। मैं ये मानता हूँ कि रीट का विद्यार्थी अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब पहचान भ्रम होती है। रीट के अभ्यर्थी होते हैं जो शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थी होते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी उनके अंदर भी भ्रांति रहती है कि वो विद्वान वास्तव में होते नहीं हैं। क्योंकि विद्वान बहुत बड़ी बात है विद्वान बनना, क्योंकि हम तो एक विषम विद्यार्थी हैं जो किसी के सहारे सीख करके क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। हमें विद्वान बहुत बड़ी चीज़ होती है विद्वान बनना। आप जो सार्थकता या उत्पादकता लगाते हो किसी वीडियो के माध्यम से, ये कहते हो किसी के बारे में कि इकन तो कहीं है रे वो यही है, तो ऐसा नहीं है कि अपने किसी भी व्यक्ति के पास में बहुत कुछ अधिक हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक आदमी के अंदर कोई न कोई नैसर्गिक क्षमता होती है और उस नैसर्गिक क्षमता का हमें क्या करना होता है? फायदा उठाना होता है। तो विद्यार्थियों, आप भले ही क्या होंगे? विद्वान होंगे मेरी नज़रों में, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को विद्वान मत मानो कभी भी। आप अपने प्रयोग मत करो किसी विषय वस्तु पर जब तक आप उसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेते हो। दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके बीच में पुनः एक नई वीडियो के साथ में हाजिर होऊंगा अधिक सार्थक जानकारी लेकर के। दोस्तों वीडियो कैसे लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा।